हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स वाले चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम करेंगे सेक्शन 184 को। और आज की वीडियो में खाली यही सेक्शन डिस्कस होगा और कुछ भी डिस्कस नहीं होगा। इसी में ही पूरी क्लास निकल जाएगी। समझने वाली चीज ये है, मैं तुम्हें अगर नॉलेज के लिए बता दूं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर 183, 182, 181 वो कर लिया था। एक सेक्शन मैंने छुड़वा रखा है 180, इसे हम बाद में करेंगे। मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि तुम ये समझो कि हम सेक्शंस को शफल कर करके पढ़ रहे हैं, आगे पीछे कर करके। तो ऐसा नहीं कि मैं 180 कराऊंगा नहीं। अब हम 184 पे आ गए तो मैं पहले 184 करवा रहा हूं, उसके बाद मैं अगले लेक्चर के अंदर 180 ही कराऊंगा। अगले लेक्चर में 180 ही होगा। कनेक्टिविटी का चक्कर है, मैं उसके हिसाब से अपने हिसाब से शफल करा के करा रहा हूं। तो अब हम 184 को पढ़ना शुरू करते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं तुम्हारे को इस सेक्शन को लेकर। ये सेक्शन पेपर के अंदर आप ये मान के चलो कि 4-5 नंबर का इसके ऊपर एक केस स्टडी बन सकती है। एक बार मेरे टाइम पे जब ये नया नया सेक्शन आया था ना, कंप्लीट.13, तो मेरे टाइम पे 5 नंबर का क्वेश्चन आया था इस सेक्शन के ऊपर, सीधा सिर्फ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, बस इतना लिख के छोड़ दिया। अब 5 नंबर का सेक्शन में पूरा 184 लिखोगे तो पॉसिबल नहीं था। तो जितना मेरे को मोटे मोटे पॉइंट याद आए थे मैंने लिख दिए थे। तो क्या पता उसने कितने नंबर दिए होंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी भी बन जाए। जैसे इसके सबसेक्शन 5 है, 1 2 3 4 5 सबसेक्शन है। अब पेपर में वो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड अब नहीं पूछता। मेरे टाइम पे पता नहीं कैसे आ गया, कभी भी इतने बड़े टेक्निकल सेक्शंस को ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा जाता, हमेशा केस स्टडी की फॉर्म में पूछा जाता है। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ जाए तो मोटे मोटे में अभी अब पढ़ाने का तरीका होता है ना अपना अपना। मैं जब तुम्हारे को कराऊंगा तो मैं तुमको लिख के दे रहा हूं कि तुम्हारे को 5 पॉइंट याद हो जाएंगे। क्या है, तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो भी लिखाओगे, केस स्टडी आएगी तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के बन सकती तो भी कराओगे। लेकिन ये एक चीज याद रखना है, पेपर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस मैं कह सकता हूं कि टेक्निकल सेक्शन है। टेक्निकल बहुत है, समझने को इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समझो ध्यान से। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, सेक्शन 184। अच्छा, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑल कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। मतलब प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी हो, सारी कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। हालांकि अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ एग्जम्पशन मिलेंगी कि प्राइवेट कंपनीज को कुछ एग्जम्पशन दी हुई है, लेकिन वो पूरे सेक्शन से एग्जम्पशन नहीं दी हुई। अभी तुम्हारे को पढ़वाऊंगा। प्राइवेट कंपनी को जो एग्जम्पशन दी हुई है वो यहां पे दी हुई है 184(2) से, सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 से एग्जम्पशन दी हुई है, पूरे सेक्शन से नहीं दी हुई। और सेक्शन 8 कंपनीज को भी पूरे सेक्शन से एग्जम्पशन नहीं मिली हुई, खाली 184 सबसेक्शन 2 से एग्जम्पशन मिली हुई है। तो नॉर्मली प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, किसी भी कंपनी हो, हर एक कंपनी पे सेक्शन लगेगा। कुछ कंपनीज को पर्टिकुलर पूरे सेक्शन से नहीं, एक पर्टिकुलर सब सेक्शन से एग्जम्पशन दी हुई है, और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा हम उसके बारे में बात करेंगे कि एग्जम्पशन क्यों दी है, उसका क्या लॉजिक है। हालांकि मैं तुम्हारे को जब ये जो 184 सेक्शन है इसका मैं जिक्र आपको 184 सबसेक्शन 2 का जिक्र मैं आपको पहले कर चुका हूं, अगर आपको याद हो। तो मैंने जब आपको एक सेक्शन पढ़वाया था, ये हम पीछे की तरफ चलते हैं, ये रहा। सॉरी, कहां पे कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। जब मैं कोरम पढ़वाया था तुम्हारे को याद होगा, मैंने एक डायग्राम बनवाया था 184(2) का, और मैंने वहां पे 184(2) से लिंक करा था, और मैंने तुम्हारे को इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होता है समझाया था ना। तो आज हम हेडिंग भी क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होता है ना, आज हम उसका मतलब समझेंगे कि इंटरेस्ट का मतलब क्या है। देखो, लॉ मेकर ने ना सेक्शन में नहीं बताया हुआ, पूरे सेक्शन में कहीं पे भी नहीं बताया गया कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब किसको मानेंगे इंटरेस्टेड। लेकिन ना हुआ क्या कि एमसीए की क्लैरिफिकेशन आई थी इंटरेस्टेड डायरेक्टर को लेकर। एमसीए ने बताया कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर के अंदर इंटरेस्टेड का मतलब क्या है। तो अगर वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड होगा तो वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर कहलाएगा। तो एमसीए की क्लैरिफिकेशन आई थी, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज थे जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर कंसेप्ट आया था कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर मानेंगे किसको। तो एमसीए ने क्लैरिफिकेशन में डिफाइन करा था कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर इसको मानेंगे। अब वो किसको मानेंगे भी मैं बताऊंगा बुक से पढ़वाकर, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं इंटरेस्टेड डायरेक्टर के बारे में। देखो, अगर आपका किसी भी तरीके का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, अब यहां पे इंटरेस्ट का मतलब क्या है तुम समझना। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो मैं डॉक्टर हूं, एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं। तो आपको पता होगा, आपसे पूछा जाता है कि आप अगर मान लो मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता हूं। मान लो मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता हूं। तो आपको पता होगा गवर्नमेंट डॉक्टर को प्राइवेट क्लिनिक खोलना अलाउड नहीं होता।
क्यों नहीं अलाउड होता? क्योंकि उसका पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे जुड़ा होगा, तो वो ज्यादा टाइम वहां देगा अपने क्लिनिक पे, वो हॉस्पिटल में कम टाइम देगा। इसका मतलब उसे हम बोलेंगे कि इंटरेस्ट, मतलब उसका जो दबाव है, उसका जो तनाव है वो उस तरफ ज्यादा है, उसका जो मैं कह सकता हूं कि वो उस तरफ ज्यादा बहेगा, है ना। सेम अगर आप ऐसे एग्जांपल की बात करो, कोई टीचर है स्कूल के अंदर, तो अगर वो स्कूल में पढ़ा रहा है तो आपको पता होगा सरकारी स्कूल के टीचरों को प्राइवेट ट्यूशन देना अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो उनका फोकस सिर्फ प्राइवेट ट्यूशन पे ज्यादा होगा, स्कूल में पढ़ाने पे कम होगा। तो इसका मतलब उनका पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वहां पे। तो सेम अब इंटरेस्ट का मतलब आपको समझ आ गया कि आपका कोई पर्सनल कनेक्शन है। तो यहां पे ना इंटरेस्ट दो तरीके का है, एक है जनरल इंटरेस्ट, एक है जनरल इंटरेस्ट, और एक है स्पेसिफिक इंटरेस्ट। सुनते चलना मैं क्या बोल रहा हूं। एक है जनरल इंटरेस्ट, एक है स्पेसिफिक इंटरेस्ट। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसको हम एडहॉक इंटरेस्ट भी बोलते हैं। जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हो, तो आपसे डायरेक्टर अपॉइंट होने के टाइम पे पूछा जाएगा क्या आप खाली हमारी ही कंपनी में आ रहे हो, या आप किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर हो, या आप किसी और कंपनी में शेयर होल्डर हो, या आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, उसके बारे में बता दो। इसको हम बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट। मतलब हम ये नहीं आपसे पूछ रहे कि आपका हमारी कंपनी के अंदर किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है या नहीं है, ऐसा नहीं। आपसे जनरल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हो, क्योंकि आपको पता है एक डायरेक्टर 20 कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है। आप लोग पढ़ के आए हो, आप लोगों ने पढ़ा था ना, सेक्शन 149 पढ़ा था, एक 165 पढ़ा था। 149 में आपने ये पढ़ा था कि एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, और आपने 165 के अंदर ये पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन डायरेक्टर्स में, कि एक डायरेक्टर 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। ये भी आप लोग पढ़ के आए हो। तो जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जनरल इंटरेस्ट का मतलब है यहां पे कि आपका, जब आप एक कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहे हो, तो वो कंपनी को आपको बताना पड़ेगा कि आप इस कंपनी के अलावा और भी किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, ताकि आपकी कंपनी एक दिमाग बना के बैठे ना कि क्या हमें इसे रखना ही नहीं रखना। क्या पता इस दूसरी कंपनियों में जिसमें वो डायरेक्टर है वो इस कंपनी के साथ अगेंस्ट है, इस कंपनी की, इस कंपनी के साथ मिली हुई है, या इस कंपनी की दुश्मन है, या कुछ भी है, इस कंपनी की दुश्मन है या इस कंपनी की फ्रेंड है, या उससे उस डायरेक्टर को रखना है नहीं रखना, कहीं हमारी कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन वहां तो नहीं चली जाएगी। तो इसलिए आपको एक जनरल डिस्क्लोजर देना होता है कि आप जब एक किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहे हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा बाकी किस किस कंपनी में डायरेक्टर हो। अगर डायरेक्टर नहीं हो तो आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो, और अगर शेयर होल्डर नहीं हो तो आप किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हो, या किसी एलएलपी में पार्टनर हो, किसी में भी हो, सिर्फ उनका नाम बताना है आपको, उनका नाम डिटेल्स बतानी है। तो इसको हम बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट। अब सुनते चलना था, यहां पे मान लो आप एक्स लिमिटेड कंपनी है, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, मान लो ये वाई लिमिटेड के अंदर और जेड लिमिटेड के अंदर ऑलरेडी डायरेक्टर है, ऑलरेडी क्या है, डायरेक्टर। मान लो एक कंपनी है क्यू लिमिटेड, एक कंपनी है क्यू लिमिटेड, वहां पे ये बंदा पार्टनर, सॉरी, वहां पे ये बंदा शेयर होल्डर है। और मान लो एक कंपनी है, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, XYZ फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है, और मान लो यही बंदा यहां पे पार्टनर भी है। एक बंदा कई कैपेसिटी में काम कर सकता है। इसका मतलब एक ए नाम का बंदा वाई और जेड लिमिटेड में डायरेक्टर की कैपेसिटी में रोल प्ले कर रहा है, क्यू लिमिटेड के उसने शेयर्स खरीद रखे हैं, और XYZ फर्म में पार्टनर। अरे बहुत नॉर्मल ऐसा होता है, जैसे मेरे को ही ले लो या अंबानी को ले लो। अच्छा, क्या एक अंबानी क्या रिलायंस में डायरेक्टर भी है? क्या रिलायंस में शेयर होल्डर भी है? यस। क्या उसने और भी कंपनी में शेयर होल्ड कर रखे हैं? यस। क्या उसने अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई है तो वो पार्टनर भी बन सकता है वहां पे? यस, कॉमन है, होता है। तो आपको फिर भी बताना पड़ेगा ताकि आपकी कंपनी को इस चीज की अवेयरनेस तो रहे। यार सिंपल सी बात है, पापा मम्मी आपको बाहर जाने से मना नहीं करते, लेकिन पापा मम्मी बोलते हैं ना बता के जाइए कहां जा रहा है। इसका मतलब अवेयरनेस तो रहे कि बच्चा जा कहां रहा है, जाने को मना नहीं कर रहे, लेकिन अवेयरनेस तो रहे। सेम आपकी, जब आप, और मान लो ये मिस्टर ए एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है, तो जब आप डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हो इस कंपनी के अंदर, तो आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर रिगार्डिंग इंटरेस्ट। डिस्क्लोजर किस चीज का देना पड़ेगा? रिगार्डिंग इंटरेस्ट इन दीज एंटिटीज, रिगार्डिंग इंटरेस्ट इन दीज एंटिटीज। इंटरेस्ट का मतलब यहां पे क्या है कि आपका दूसरी एंटिटीज में क्या कनेक्शन है। यहां पे इंटरेस्ट का मतलब है कनेक्शन, कि आपका दूसरी एंटिटीज के अंदर क्या कनेक्शन है इन दीज एंटिटीज। कि आपको बताना पड़ेगा कि भाई देखो, मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर होने जा रहा हूं, लेकिन मैं और भी कई कंपनियों में डायरेक्टर हूं, मैं वाई और जेड लिमिटेड में डायरेक्टर हूं, और आपको पता है एक डायरेक्टर 20 कंपनी का डायरेक्टर तो बन सकता, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मैं क्यू लिमिटेड के शेयर होल्ड करके बैठा हूं, मैं वहां का शेयर होल्डर हूं, और साथ में XYZ फर्म का मैं पार्टनर हूं। तो ये आपको बताना पड़ेगा एक्स लिमिटेड में पॉइंट होने से पहले, ताकि वो एक बार इसको कंसीडर कर लें, एक बार कंसीडर कर लें, इस चीज को अपनी नजर में रख लें वो।
ताकि उन्हें कोई दिक्कत हो तो वो उसी टाइम ऑब्जेक्शन कर लें जो करने। इसको हम बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट, कि आपका आपकी एंटिटी के अलावा और कहां कहां इंटरेस्ट है वो बताओ। तो इस चीज का जो डिस्क्लोजर है ना वो सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 में देना होता है। सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 में देना होता है ये वाला डिस्क्लोजर, इसको हम बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। और ये किस फॉर्म में देना होता है, इसके लिए एक फॉर्म बताया इन्होंने, फॉर्म MBP1। फॉर्म MBP1, ये फॉर्म आरओसी के पास फाइल नहीं होता, ये कंपनी के ही इंटरनल रिकॉर्ड में रखा जाता है। मतलब आप उस फॉर्म को साइन करके उसमें डिटेल्स फिल करके कंपनी को दे दो कि कंपनी अपने पास रख लेगी। मेरे पास पड़ा भी हुआ MBP फॉर्म, मिनिस्ट्री की साइड से डाउनलोड करता। पहले जब मैं काम करता था, जब मेरी फर्म थी, तो मैं यहाँ पे सब चीजें करता ही था, अपने हाथ से बनाता था। देखो मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। तो फॉर्म MBP1 नोटिस ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, सेक्शन कौन सा, 184 सबसेक्शन 1, जो भी मैंने तुम्हारे को बताया, रेड विद रूल 9। किसको दे रहा है वो, जो मान लो अगर मिस्टर ए है, मान लो अगर मिस्टर ए है और ये एक्स लिमिटेड में अपॉइंट होने जा रहा है, तो मिस्टर ए एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स को देगा, एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर को देगा और इनको ये बताएगा कि भाई देखो मैं तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहता हूं और मैं इन कंपनियों में मेरा इंटरेस्ट है। तो बताएगा, देखा क्या लिखा हुआ है, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ महात्मा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी क्लाइंट की कंपनी थी, तो उस कंपनी का नाम, जैसे हमारे एग्जांपल में एक्स लिमिटेड, वहां पे महात्मा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड था। उसने उस कंपनी को एक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में क्या लिख के दिया है, डियर सर और सर्स, अगर एक से ज्यादा है तो, आई शकुंतला देवी, लेडी है, डॉटर ऑफ धर्मवीर सिंह, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बीइंग अ डायरेक्टर इन द कंपनी, hereby give notice of my interest or concern in the following company or company's body, corporate or firm or other association of individuals as on 31st March 2014। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर बन, अच्छा आप बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर ये डायरेक्टर बनने के बाद देना होता है या डायरेक्टर बनने के टाइम पे देना होता है। डायरेक्टर आप अपॉइंट होते हो उसके बाद देना होता है, डायरेक्टर बनने के बाद देना होता है। तो बच्चा बोलता है कि सर तो फिर ऐसा, तो अगर मान लो कंपनी को बाद में पता लगा कि यार ये तो उस कंपनी में भी डायरेक्टर है और उससे उस वाले कंपनी के डायरेक्टर को हमारे को रखना नहीं था, तो कंपनी के पास पावर है, उसे निकाल सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अगर वो किसी में हो भी तो कंपनी को इतना फर्क नहीं पड़ता अनलेस अनटिल वो कॉम्पिटिटर की कंपनी ना हो। और अगर कॉम्पिटिटर की कंपनी होगी तो कॉम्पिटिटर्स पहले ही कंडीशन लगा देते हैं कि आप हमारी जो कॉम्पिटिटर वाली कंपनी है, जो हमारे साथ जो कॉम्पिटिंग कंपनी है, आप उसके अंदर नहीं जाओगे, वो पहले ही लगा देते हैं। तो अब आपको क्या देख के बताना है, देखो पहले लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर में आप ये बताओगे आप किन किन कंपनियों में डायरेक्टर हो। यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, उन कंपनियों का नाम बताओगे। मैंने यहाँ पे लिखा है एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल इसलिए लिखा है क्योंकि वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर थी नहीं, वो सिर्फ इसी कंपनी में डायरेक्टर थी। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, आपको ये नेचर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है आप उस कंपनी में, आपका नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप डायरेक्टर हो उस कंपनी में, दूसरी कंपनी में आप एमडी हो, आप शेयर होल्डर हो। अगर शेयर होल्डर हो तो आपके पास कितनी शेयर होल्डिंग है उस कंपनी की, और आप डेट ऑन विच इंटरेस्ट और कंसर्न अरोज या चेंज। देखो अगर आप इसमें ना दो बातें बतानी होती हैं, MBP1 दो बार जाता है। एक, आप जब उस कंपनी के अंदर, अगर आप एक्स लिमिटेड में अपॉइंट हो, मान लो, सुन लो बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो आप एक्स लिमिटेड में अपॉइंट हो गए, तो एक बार तो आप जब अपॉइंट हुए तो इस साल की जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी अपॉइंट होने के बाद, इसके अपॉइंट होने के बाद जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें पहले वो ये बताएगा कि भाई मैं किस किस कंपनी में, मेरा क्या क्या इंटरेस्ट है किसी कंपनी में या फर्म में। और इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आप उधर शेयर, इंटरेस्ट का मैंने क्या बोला, कनेक्शन, कि आप किसी दूसरी कंपनी में एज अ शेयर होल्डर कनेक्टेड हो, एज अ डायरेक्टर कनेक्टेड हो, एज अ क्या कहते हैं एम्प्लॉय कनेक्टेड हो, या आप किसी दूसरी अगर शेयर होल्डर तो कितनी शेयर होल्डिंग है, या आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, उनकी डिटेल बताओ। एक तो ये बतानी है कब, जब आप इस कंपनी में अपॉइंट हुए। अगर मीनवाइल आप इस कंपनी में तो हो, लेकिन आपने इनमें मीनवाइल अगर इसमें से कोई कंपनी छोड़ दी, या मीनवाइल आपने कोई और कंपनी भी ज्वाइन कर ली, तो उसका डिस्क्लोजर फिर से दोबारा देना पड़ेगा, एक्स को भी और बाकी कंपनियों को भी, कि भाई मैं इन कंपनियों में क्या हूं, डायरेक्टर, और मैंने एक नई कंपनी और ज्वाइन कर ली है। तो ये आपको, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे शब्द का लिखा चेंज। तो अगर आपको इंटरेस्ट में कोई चेंज होता है आपको तब भी बताना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई आपका इंटरेस्ट जुड़ रहा है किसी कंपनी में, आपको तब भी बताना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का लगे कनेक्शन। तो यहाँ पे मैंने नो एनए क्यों लिखा, क्योंकि वो सिर्फ इसी कंपनी में थी और किसी कंपनी में नहीं थी। और बस नीचे इसके बाद क्या करेगा, वो डायरेक्टर शकुंतला देवी अपने साइन मार देगी, उसका डिन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको पता है, और ये तो डेट प्लेस तो उस टाइम की डली हुई है, तो जो भी जिस टाइम भी सबमिट करेगा उस टाइम के हिसाब से होगा। और ये एक बार नहीं देना होता, ये आपको हर साल देना होता है। क्यों देना होता है, क्योंकि हर साल आपका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसको तो हम बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट मतलब आपका, आपकी कंपनी के अलावा बाकी किस किस कंपनी में या बाकी किस फर्म में क्या क्या कनेक्शन है, कहां कहां आप जुड़े हुए हो और किस किस हैसियत से जुड़े हुए हो, आपकी क्या किस कैपेसिटी में आप जुड़े हुए हो, उसकी सारी बातें आप बताओ। यहां पे हमारे को बताओ, हमारी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होने का तो हमारे को बताओ। कब बताना है, जब वो अपॉइंट हो उसके बाद जो भी पहली बोर्ड मीटिंग हो रही है उसके अंदर ये बात बतानी है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मैंने इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट, सॉरी जनरल इंटरेस्ट। अब हम तुम्हारे को दूसरा एग्जांपल समझाते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट। अब स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या है, मान लो आप एक एक्स लिमिटेड कंपनी है,
मान लो इस कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर है, ये वाला एग्जांपल मैंने तुम्हारे को पहले समझाया हुआ है। मान लो इस कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं XYZ, ये वाला एग्जांपल मैंने तुम्हारे को जब मैं कोरम वाला सेक्शन करा रहा था वहां पे तुम्हारे को समझाया था। मान लो इस कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं XYZ, तो और मान लो कि ये कंपनी कोई बोर्ड मीटिंग कर रही है, कोई बोर्ड मीटिंग करवाने वाली है ये कंपनी, और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर इनका जो एजेंडा है, आपको पता ना बोर्ड मीटिंग में एजेंडा होता है, एजेंडा का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस इन द मीटिंग, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवा के डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इनका जो बोर्ड मीटिंग का एजेंडा है उसके अंदर इनकी सोच ये है कि एक तो कॉल मनी इनको मंगवानी है शेयर होल्डर से, तो उसके लिए इनको अप्रूवल लेना है। दूसरा ये कुछ अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं, बोरोइंग करना चाहते हैं। दूसरा ये क्या करना चाहते हैं, कुछ अमाउंट की बोरोइंग्स करना चाहते हैं, उसके लिए इनको अप्रूवल लेना है। तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, तीसरा ये एक लैंड परचेज करना चाहते हैं, और ये जो वो लैंड परचेज कर रहे हैं, ये एक जो इनका Z नाम का डायरेक्टर है इसी से परचेज कर रहे हैं। जो ये लैंड परचेज करना चाहते हैं फ्रॉम Z करना चाहते हैं, लैंड परचेज करना चाहते हैं फ्रॉम Z, फ्रॉम Z। फ्रॉम Z से लैंड परचेज करना चाहते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जब ये बोर्ड मीटिंग में इस लैंड को लेकर डिस्कशन होगा तो ये तो अप्रूवल दे ही देगा, क्योंकि इसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट। इसका मतलब इसका बाकी कंपनियों में क्या इंटरेस्ट है, इधर उस चीज के बारे में बात नहीं हो रही। जो आपकी कंपनी का जिस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां पे एक्स लिमिटेड क्या Z से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्स लिमिटेड और Z के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा किस चीज के लिए, लैंड परचेज के लिए। तो आपका उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो आपका खुद का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो हम यहां पे ये नहीं पूछ रहे आपसे कि आपका और किस किस कंपनी में क्या इंटरेस्ट है, आपका हमारी ही कंपनी में अगर किसी ट्रांजैक्शन में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है तो आपको उस बोर्ड मीटिंग में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और आपको उस बोर्ड मीटिंग में क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हां भाई मेरा इस मैटर में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और आपको मैंने 184(2) में एक चीज बताई थी, 184(2) के ऊपर मैंने एक चीज बताई थी कि अगर सेक्शन 184(2) में मैंने एक चीज बताई थी, तो मैं एक चार्ट बनवाया था। अगर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी है, ये क्या इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और एक है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो मैंने आपको 184(2) में एक चीज पढ़वाई थी पहले भी कि अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर देगा। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी डायरेक्टर शेल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, वो अपना इंटरेस्ट को क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा। और आफ्टर डिस्क्लोजर he shall not participate in that board meeting and he cannot vote on that item in which he is interested, in which he is interested। तो अगर पब्लिक कंपनी का केस है तो पब्लिक कंपनी में उसको पहले अपना नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई मेरा इस आइटम में इंटरेस्ट है, और डिस्क्लोज करने के बाद वो उस बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा उस आइटम के लिए, और वो उस आइटम पे वोट भी नहीं देगा। दैट बोर्ड मीटिंग फॉर दैट आइटम, और लिख लो। इसका मतलब ये, मेरे कहने की सेंस ये है कि अगर मान लो 3 मैटर डिस्कस हो रहे हैं तो वो इस मैटर में पार्टिसिपेट करेगा, इस मैटर में भी पार्टिसिपेट करेगा और वोट देगा। उसका अब इंटरेस्ट खाली थर्ड वाले मैटर में है ना, क्योंकि कंपनी उसी से लैंड परचेज कर रही है, तो वो सिर्फ इसी वाले मैटर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और इसी में वो वोटिंग नहीं देगा, बाकी वाले मैटर में पार्टिसिपेट भी करेगा, मीटिंग में बैठेगा भी और वोट भी देगा। लेकिन ये किस केस में, पब्लिक कंपनी के केस में। लेकिन प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन मिली हुई है
इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मैंने आप लोगों को पढ़वाया था, डायरेक्टर को इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर तो यहां भी देना पड़ेगा। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज इंटरेस्ट, डायरेक्टर शैल, in case of private company, director shall disclose his interest in case of private company, director shall disclose his interest, and after disclosure he can participate in that board meeting on that item, for that item। वो तो वोटिंग के बारे में पढ़ेंगे। And he can vote on that item in which he is interested। उसका बहुत सिंपल लॉजिक है। प्राइवेट कंपनी का एग्जामिशन क्यों होती है? प्राइवेट कंपनी में गिने चुने लोगों की कंपनी होती है, ज्यादा पब्लिक का पैसा तो इन्वॉल्व होता नहीं है। अच्छा, पब्लिक कंपनी के अंदर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स बाहर के होते हैं। अब पब्लिक कंपनी के अंदर अगर वो लिस्टेड है तो वैसे भी बाहर के होंगे ज्यादातर, क्योंकि वो तो ट्रेड हो रही है। तो उस केस में अगर कंपनी कोई भी लैंड परचेज करेगी तो अल्टीमेटली पैसा तो शेयर होल्डर का है ना, तो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स का पैसे का फायदा ना उठा ले, इसलिए जिस डायरेक्टर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उस आइटम में, वो उस आइटम को पहले डिस्क्लोज करेगा और उसके बाद वो ना तो मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा ना वोट देगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी में गिने चुने लोग होते हैं, उनको हम लाला कंपनी बोलते हैं। दो लोग जनरली, दो चार लोग चलाते हैं, हस्बैंड वाइफ चलाते थे, एक लाला एक उसकी लाली, है ना, ये दोनों मिलकर चलाते हैं। तो अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर वो लोग अगर किसी मैटर में इंटरेस्टेड हैं भी, तो क्या हो गया, डिस्क्लोज करने के बाद वो पार्टिसिपेट कर ले। उनका अगर नुकसान होगा भी तो अपना ही होगा, फायदा होगा तो भी अपना ही होगा, बाहर वाली जनता का, मेन जनता का तो नुकसान होना नहीं है। तो पब्लिक इंटरेस्ट के बेस पे एग्जाम्पशन मिली है प्राइवेट और पब्लिक को। तो ले देखिए, समझना क्या है कि 184 एक तो का लगता कब है, जब आप किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में या अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड होते हो, स्पेसिफिक आइटम में इंटरेस्टेड होते हैं। स्पेसिफिक आइटम मतलब है किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में या अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, कोई कंपनी, अरेंजमेंट का मतलब ही एग्रीमेंट होता है। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट, कि कंपनी कोई एग्रीमेंट कर रही है, अरेंजमेंट कर रही है, मतलब एग्रीमेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और आपका उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जैसे इस एग्जांपल में कंपनी लैंड परचेज कर रही है जेड से, तो कंपनी और जेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और जेड का खुद का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है क्योंकि जेड इस कंपनी में डायरेक्टर भी और उसको उस लैंड में भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है क्योंकि लैंड उसी की है। तो ऐसे केस में अगर ये पब्लिक कंपनी है तो उसको डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर देने के बाद वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना तो वो वोट देगा, सिर्फ उस आइटम में, बाकी चीजों में पार्टिसिपेट करके वोट देगा। लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में डिस्क्लोजर तो उसको यहां पे भी देना है, लेकिन उसके बाद वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है एंड वो वोट भी दे सकता है। तो ये था 184(2). तो 184(1) से किसी भी कंपनी का एग्जाम्पशन नहीं है। 184(1) तो सारी कंपनियों पे लगता है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो। तो 184(1) के अंदर हर डायरेक्टर को इंटरेस्ट देना है, भले वो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है, उसको डिस्क्लोजर देना ही है 184(1) के अंदर। किस फॉर्म में देना है? एमबीपी फॉर्म एमबीपी 1 में देना है। किस चीज के लिए देना है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर आइटम में, नहीं सॉरी, 184(1) में तो जनरल इंटरेस्ट है कि आप आपकी कंपनी के अलावा आपका और किसी एंटिटी में, किसी कंपनी में, किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या इंटरेस्ट है आप बताओ, वो 184(1) में बताना है ना। और ये जनरल डिस्क्लोजर है, ये फॉर्म एमबीपी 1 में देना, और ये फॉर्म डायरेक्टर साइन करके, जिसका जो भी डायरेक्टर आपकी कंपनी में अपॉइंट हुआ है उसको अपना डिस्क्लोजर देना है। कब देना है? जब वो अपॉइंट हो उसके बाद की पहली बोर्ड मीटिंग में, और हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग में भी देना हो, तभी हम आगे पढ़ेंगे। देना है किस फॉर्म में देना? एमबीपी 1 में। एमबीपी 1 आरओसी को फाइल नहीं होता, कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड में रखा जाता है, ये जनरल डिस्क्लोजर है। और 184(2) स्पेसिफिक इंटरेस्ट के बारे में बात करता है कि आपका, जब आपकी कंपनी में ही बोर्ड मीटिंग हो रही है और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर ही अगर आपका किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है, किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है, तो आपको उसके बारे में बताना है। और बताने के बाद फिर क्या होगा, मैंने तुम्हारे को बता दिया, 184(2) में दो चीजें होंगी। पब्लिक कंपनी है तो डिस्क्लोजर तब भी देना है, प्राइवेट डिस्क्लोजर तब भी देना है। पब्लिक कंपनी डिस्क्लोजर देने के बाद वोटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करोगे और उस आइटम में बैठोगे भी नहीं। प्राइवेट कंपनी तो वोटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, उस आइटम में बैठ भी सकते हो। और दूसरी चीज ध्यान देनी है कि यहां पे किस फॉर्म में डिस्क्लोजर देना है, तो कोई लॉ यहां पे नो फॉर्म इज स्पेसिफाइड फॉर डिस्क्लोजर।
यहां पे कोई जैसे 184(1) में बताया ना फॉर्म एमबीपी 1 में डिस्क्लोजर देना है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं बताया। नो फॉर्म इज स्पेसिफाइड फॉर डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर के लिए कोई भी फॉर्म नहीं बताया गया। इवन सो हेयर डिस्क्लोजर कैन बी गिवन ऑन प्लेन पेपर ऑल्सो। प्लेन पेपर कोई फॉर्म ही नहीं है, कोई फॉर्मेट ही नहीं है, तो कैसे भी। और एमबीपी 1 कैसे दिखता है मैंने तुम्हारे को दिखा भी दिया एमबीपी 1 कैसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इसका मतलब 184(2) का, इसका मतलब एक चीज समझ आ गई। तो 184(2) स्पेसिफिक डिस्क्लोजर एडॉक डिस्क्लोजर बोलते हैं। एडॉक का मतलब है केस टू केस बेसिस पे, जब आपका इंटरेस्ट होगा आपको सिर्फ तभी डिस्क्लोजर देना, वरना नहीं देना 184(2) में। लेकिन 184(1) में तो हमेशा देना है। आप जब आपकी कंपनी में अपॉइंट हो रहे हो तब भी देना है। अपॉइंट होने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी कि आपका और किसी एंटिटी में और किसी फर्म वगैरह में क्या इंटरेस्ट है बताओ, और किस तरीके से जुड़े हुए आप उस एंटिटी से वो बताओ। और हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग में भी देना है। और बीच में जब आपके किसी इंटरेस्ट में चेंज हुआ, मान लो साल के 6 महीने में आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप 5 कंपनी में डायरेक्टर हो और 6 महीने बाद आप खाली 3 ही कंपनी में डायरेक्टर रह गए हो, तो जैसे ही आप 2 कंपनी आपने छोड़ी तो उसके बाद भी आप कंपनी में बताओगे कि भाई मैंने 2 कंपनी छोड़ दी, अब मैं सिर्फ 3 में रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। 184(1) जनरल डिस्क्लोजर है, 184(2) स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है स्पेसिफिक आइटम के लिए। 184(1) के लिए फॉर्म बताया हुआ एमबीपी 1, 184(2) के लिए कोई भी फॉर्म नहीं बताया हुआ। तो आपका ये बेस बन गया मैंने जो बनवाया, किस चीज को लेकर, सेक्शन 184 को लेकर। अभी पढ़ना शुरू करेंगे इसको बुक से, लेकिन उसके पहले मैंने एक एनालिसिस, एक फ्लो चार्ट बनवाया हो तो मैं वो बनवाऊंगा, तुम लिख लेना। तो मैंने ये तो लिख लिया होगा तुमने मेरे साथ साथ, नहीं लिखा हो तो ये भी लिख लेना, ये 184(2) वाली बात ये लिखी ली होगी। अभी तुम्हें एक फ्लो चार्ट बनवाकर एक एनालिसिस करवाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, यू विल लव इट। अब पढ़ना शुरू करो गाइस। मैंने ना एक फ्लो चार्ट बनाया है, मतलब एक चार्ट बनाया है एनालिसिस टाइप के लिए, इसे नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना, तुम्हारी ही हेल्प करेगा। हेडिंग क्या है जी, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। इस चार्ट को मैं बता रहा हूं, बार बार नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, सेक्शन 2 मैंने कैटेगरी में बांट दिया। ऐसा नहीं कि इसमें खाली 2 ही सब सेक्शन है, सब सेक्शन 10 में 5 है, लेकिन जो मेन है ना, जिनमें दम है, वो 2 में है, 184(1) में और 184(2) में। फिर आगे जाके 184(5) में है कुछ चीज टेक्निकल, लेकिन मेन जो है 184(1) और 184(2) ही है। तो अब जरा देखते चलो। पहले मैंने तुम्हें बता दिया 184(1) जनरल डिस्क्लोजर है और 184(2) एडहॉक डिस्क्लोजर है। केस टू ऑन केस टू केस बेसिस मैंने लिख दिया ना। अच्छा, जनरल डिस्क्लोजर किस फॉर्म में जाता है, एमबीपी 1 में, और एडहॉक डिस्क्लोजर केस टू केस बेसिस, मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हो आपको तभी डिस्क्लोजर देना, वरना नहीं देना। लेकिन 184(1) जनरल के बोल रहे थे कि हर साल देना है, 184(2) हर साल नहीं देना। 184(2) सिर्फ कब देना है, जब आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हो तभी देना, वरना नहीं देना। लेकिन 184(1) वाला डिस्क्लोजर हमेशा देना है। अच्छा, 184(1) के लिए मैंने बताया डिस्क्लोजर देने के लिए कौन सा फॉर्म है, एमबीपी 1, और मैंने तुम्हारे को बता दिया कि ये फाइल नहीं होता आरओसी को, ये कंपनी के पास रखवाया जाता है इंटरनल रिकॉर्ड में, कंपनी लेती है डायरेक्टर से। अब पहले 184(1) समझते हैं। एवरी डायरेक्टर, 184(1) क्या बोलता है, एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, हर एक डायरेक्टर को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है। क्या हो गया सर, एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन, किस किस में, आपका अदर कंपनीज। अच्छा देखो, आपको याद होगा जब अपने कंपनी शब्द पढ़ो तो कंपनी का मतलब होता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, जब आपने स्टार्टिंग में कंपनी एक्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने बताया था पूरे कंपनी एक्ट में कंपनी का मतलब है इंडियन कंपनी ओनली, इंडियन कंपनी ओनली। लेकिन जब मैं बोलूं बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है, फॉरेन कंपनी भी आती है, एलएलपी भी आती है, जिस भी चीज की सेपरेट लीगल एंटिटी है वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है। और बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन अपने लोगों ने पढ़ा था 2 क्लॉज 11, मैंने तुम्हारे को पढ़ाया था वो भी। तो कहता है कि हर एक डायरेक्टर जब आपकी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ तो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट, मतलब आप अदर कंपनी में आपका क्या इंटरेस्ट है, अदर कंपनीज में क्या इंटरेस्ट है, अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स में क्या इंटरेस्ट है, कि आप अदर कंपनी में डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, एमडी हो, एम्प्लॉई हो, या आप अदर किसी बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट शब्द लिखने का लॉजिक समझ आ गया कि यहाँ पे फॉरेन कंपनीज भी कवर हो जाएंगी, या कोई ऐसी जो स्टैट्यूटरी एक्ट से, जैसे एलआईसी हो गई, आईसीआई हो गया, आईसीएसआई हो गया, आईसीएमए हो गया, ये कंपनी नहीं है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि खुद के एक्ट से बनी है। तो आपका ये बॉडी कॉर्पोरेट में आएंगे तो आपका अगर ऐसी किसी एंटिटी में इंटरेस्ट है, आप किसी ऐसी एंटिटी में डायरेक्टर हो या आप शेयर होल्डर हो तो वो बताओ, शेयर होल्डर तो कितनी शेयर होल्डिंग है वो बताओ, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में आप पार्टनर वगैरह हो तो बताओ, किसी एओपी में, किसी बीओआई में आप क्या हो, इंटरेस्टेड हो, आपका कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो बताओ। इसका मतलब इन पांचों में से अगर आपको किसी भी जगह पे कोई इंटरेस्ट है, जब आप आपकी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होगा, इसके अलावा आप किसी और एंटिटी में अगर आपका इन पांचों में से कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके का, शेयर होल्डर की फॉर्म में, डायरेक्टर की फॉर्म में, पार्टनर की फॉर्म में, एम्प्लॉय की फॉर्म में, तो आपको बताना पड़ेगा। और यही तो मैंने तुम्हारे को भी नीचे पढ़वाया
कि भाई ये जो डिस्क्लोजर 184 में देना है, जैसे हमें एक्स लिमिटेड में है तो उसका बाकी वाई में, जेड में वो डायरेक्टर है, क्यू में वो शेयर होल्डर है, एक्स वाई फर्म में पार्टनर है। तो देखो यहाँ पे फर्म भी कवर थी, है ना, फर्म भी कवर है, कंपनीज भी कवर है, बॉडी कॉर्पोरेट कवर है। आपका किस तरीके का इंटरेस्ट है, मतलब किस इंटरेस्ट का मतलब बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब क्या, कनेक्शन। आप किस तरीके से उन एंटिटी से जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताओ। कब बताना है ये? एक तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अटेंडेड बाय हिम एज अ डायरेक्टर, वो ये नहीं बोल रहा उस साल की पहली बोर्ड मीटिंग, नहीं, जो हर एक कंपनी के साल की पहली बोर्ड मीटिंग होती है वो नहीं, वो भी आएगी भी बात। जब आप अपॉइंट हुए, आपके अपॉइंट होने के बाद पहली बोर्ड मीटिंग जो पड़ रही है, जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, डिस्क्लोजर कब कब देना, बड़े ध्यान से सुनना। मान लो 2024 का साल चल रहा है, मान लो 2025, 2026, 3 साल लिख देते हैं, यहां पे 3 साल बना देते हैं ऐसे ही समझाने के लिए। अब सुनते चलना ध्यान से। मान लो 2024 की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई है फेब में। मान लो सेकंड बोर्ड मीटिंग हुई है अप्रैल में, और इसी बोर्ड मीटिंग के अंदर उस बंदे को एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। इसी बोर्ड मीटिंग में मिस्टर ए एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये तो सेकंड कंपनी की सेकंड बोर्ड मीटिंग थी, और इसके लिए तो ये बोर्ड मीटिंग अभी है ही नहीं, अभी तो डायरेक्टर बना ही नहीं है ना, इस बोर्ड मीटिंग में बनेगा। तो इस बोर्ड मीटिंग में ऐसा डायरेक्टर थोड़ी आया होगा, इस बोर्ड मीटिंग में तो एज ए कैंडिडेट आया होगा कि भाई मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो इसको एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया होगा। आप लोग एडिशनल डायरेक्टर कंसेप्ट पढ़ के आए हो सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 में, एडिशनल डायरेक्टर को डायरेक्टर ही अपॉइंट कर लेते हैं कि अगर आपको किसी कंपनी में नया डायरेक्टर लेके आना तो उसे एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाता है, उसे बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके एज अ डायरेक्टर ही अपॉइंट कर लेते हैं, मतलब बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही नए डायरेक्टर को ले आते हैं। तो मान लो सेकंड बोर्ड मीटिंग में एज अ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो गया। अच्छा, सेकंड बोर्ड मीटिंग में एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, तो अभी तो एज अ कैंडिडेट था उस मीटिंग में, तो उस मीटिंग में एज अ डायरेक्टर थोड़ी आया था। तो इसके अपॉइंट होने के बाद जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो अगर हम देखें, मान लो कंपनी की जो थर्ड बोर्ड मीटिंग हुई वो हुई जून में। अच्छा, वो कंपनी के लिए थर्ड बोर्ड मीटिंग है, लेकिन इस मिस्टर ए के लिए यही वाली बोर्ड मीटिंग फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है ना। मिस्टर ए के लिए फर्स्ट है, क्योंकि उसके अपॉइंट होने के बाद तो पहली बोर्ड मीटिंग उसकी, तो उसके लिए तो कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग है ना, क्योंकि अपॉइंट होने के बाद अब जो बोर्ड मीटिंग हो रही है वो उसके लिए पहली है। कंपनी के लिए उस साल की वो तीसरी बोर्ड मीटिंग है, लेकिन मिस्टर ए के लिए तो वो थर्ड पहली बोर्ड मीटिंग है, क्योंकि वो तो अपॉइंट ही सेकंड बोर्ड मीटिंग में हुआ है। तो उस टाइम पे तो एज अ कैंडिडेट आया था, एज अ डायरेक्टर थोड़ी आया था मीटिंग के अंदर। तो थर्ड बोर्ड मीटिंग में एज अ डायरेक्टर जाएगा, तो एज अ डायरेक्टर उसकी पहली बोर्ड मीटिंग है। तो इस बोर्ड मीटिंग में उसे डिस्क्लोजर देना है कि इसका बाकी किस डिस्क्लोजर देना है, इन फॉर्म एमबीपी 1, इस वाली बोर्ड मीटिंग में देना है कि उसका बाकी किस किस एंटिटी के अंदर क्या इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है एज पर सेक्शन 184 सबसेक्शन 1, एज पर सेक्शन 184 सबसेक्शन 1। तो वो इस वाली बोर्ड मीटिंग में देना है। प्लस इसके अलावा हर साल की जो पहली बोर्ड मीटिंग है उसमें भी देना है। अब मान लो 2025 की पहली बोर्ड मीटिंग हो रही है जनवरी में, इसमें भी डिस्क्लोजर देना है। और मान लो 2026 की पहली बोर्ड मीटिंग हो रही है मान लो मार्च में, इसमें भी डिस्क्लोजर देना है। मतलब एक तो कब कब देना है, एक तो हर साल की जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें भी डिस्क्लोजर देना है, क्योंकि इंटरेस्ट इंसान का चेंज हो सकता है ना। तो हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग में देना है, जब आप अपॉइंट हुए उसके बाद जो बोर्ड मीटिंग हो रही है तो वो आपके लिए तो पहली है, उसमें डिस्क्लोजर देना है। और दूसरा कब, नेक्स्ट कब देना है, अगर आपके स्टेटस में कोई भी चेंज आया है। स्टेटस में चेंज होने का मतलब है कि अगर आपके इंटरेस्ट में कोई भी चेंज आया है, मान लो पहले 5 कंपनी में डायरेक्टर थे, अब 3 में रह गए या अब 8 में हो गए, तो आपका जब भी स्टेटस में चेंज आया उसके बाद जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग बढ़ रही है उसमें बताना है। जैसे मान लो इस वाले एग्जांपल में ले लें। अच्छा, यहां पे मान लो इस जून के अंदर इसकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग थी, इसके अंदर इसने डिस्क्लोजर दे दिया। एग्जांपल लेके बात करते हैं, कंपनी के लिए थर्ड थी लेकिन इसके लिए तो फर्स्ट इसने डिस्क्लोजर दे दिया। अब इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कंपनी की फोर्थ, आपको पता हर एक कंपनी को साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करानी होती है, 4 से ज्यादा कराना चाहे करा ले, मिनिमम 4 तो करानी है। मान लो कंपनी की फोर्थ बोर्ड मीटिंग हुई अगस्त में, तो यहां उसे कोई डिस्क्लोजर नहीं देना, कोई दिक्कत थोड़ी, अभी तो स्टेटस में कोई चेंज नहीं हुआ। मान लो मीनवाइल सितंबर के अंदर मिस्टर ए के इंटरेस्ट में कुछ चेंज हुआ है, मतलब मान लो पहले वो 3 कंपनी में डायरेक्टर था वो 5 में हो गया है, या पहले 5 में था वो 8 में हो गया है, या पहले 8 में था अब 5 में हो गया है, मतलब कंपनी बढ़ गई है, घट गई है, कुछ भी हुआ है। या वो पहले किसी कंपनी में खाली डायरेक्टर था अब शेयर होल्डर भी बन गया है,
या पहले शेयर होल्डर था डायरेक्टर बन गया, ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट में चेंज हुआ है, तो इंटरेस्ट चेंज होने के बाद अब मान लो कंपनी की 5th बोर्ड मीटिंग हो रही है अगस्त के बाद अक्टूबर में, तो इंटरेस्ट चेंज होने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग पड़ रही है यहां पे उसको अगेन डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन फॉर्म एमबीपी 1, इन एमबीपी 1 एज पर सेक्शन 184 सबसेक्शन 1, एज पर सेक्शन 184 सबसेक्शन 1। तो 3 बार डिस्क्लोजर देना है। कब कब देना है ध्यान दिमाग में बिठा लो। एक, जब आप अपॉइंट हुए, आपके अपॉइंट होने के बाद जो कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग पड़ रही है तब डिस्क्लोजर देना एमबीपी 1 में। दूसरा, हर साल की जो पहली बोर्ड मीटिंग है तब डिस्क्लोजर देना एमबीपी 1 में। तीसरा, अगर उस साल के बीच में आपके स्टेटस में कोई चेंज हुआ तो स्टेटस में चेंज होने के बाद जब भी कोई नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग पड़ रही है उसमें आपको डिस्क्लोजर देना है एमबीपी 1 में कि भाई मेरा ये इंटरेस्ट में ये स्टेटस में चेंज हो चुका है। ठीक है जी, खत्म हो गया। पढ़ो, आओ 184(1) ऊपर चलते हैं। ये रहा जी, ये रहा। कब कब देना है? एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अटेंडेड बाय हिम एज अ डायरेक्टर। देखो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया नीचे, कंपनी की सेकंड बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ था, थर्ड बोर्ड मीटिंग में, अच्छा कंपनी की थर्ड बोर्ड मीटिंग है लेकिन उसके लिए तो वो फर्स्ट है ना, क्योंकि वो तो एज अ डायरेक्टर थर्ड वाली बोर्ड मीटिंग में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। जैसे वाला एग्जांपल हमने दिया था, ये जो नीचे था कि भाई फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जनवरी फेब में हुई 2024 की, सेकंड बोर्ड मीटिंग अप्रैल में हुई, तो यहां पे वो अपॉइंट तो हो गया एज एडिशनल डायरेक्टर, लेकिन वो यहां पे एज अपॉइंट हुआ खाली एज एडिशनल डायरेक्टर। वो यहां पे कैंडिडेट की फॉर्म में आया था, डायरेक्टर के लिए नहीं आया था, वो डायरेक्टर की बन के नहीं आया था, वो एज अ कैंडिडेट आया था। तो वो अभी कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, लेकिन जब वो थर्ड बोर्ड मीटिंग में आएगा तो वो एज अ डायरेक्टर आएगा इस कंपनी के अंदर। तो उसके लिए तो ये थर्ड बोर्ड मीटिंग पहली बोर्ड मीटिंग है, तो पहला डिस्क्लोजर वो यहां देगा। तो पहला वो यही कह रहा है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अटेंडेड बाय हिम एज अ डायरेक्टर। दूसरा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, मतलब हर साल की जो पहली बोर्ड मीटिंग है वहां पे भी डिस्क्लोजर देना है। तीसरा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर एनी चेंज इन द प्रीवियस डिस्क्लोजर मेड बाय हिम। आ गई बात। अगर आपके पहला वाला जो आपने डिस्क्लोजर करा, अगर आपके उस इंटरेस्ट में कोई भी चेंज आया, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आया, तो चेंज आने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग पड़ रही है वो वाला एग्जांपल भी हमने देख लिया कि ये देखो, ये रहा। कहां गए गांव वालों, ये रहा। एक तो देखो मैंने तुम्हें बताया कि जब वो पॉइंट हुआ उसके बाद सेकंड बोर्ड मीटिंग, थर्ड बोर्ड मीटिंग उसके लिए पहले यहां देना है। दूसरा, हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग में देना है, जनवरी मार्च 2025 में, पहले जनवरी में हो रही है तब देना है, मार्च में 2026 में मार्च में हो रही है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तब देना है। तीसरा, अगर बीच में स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज हुआ, जैसे उसके सितंबर में उसके इंटरेस्ट में चेंज हुआ, तो इंटरेस्ट चेंज का मतलब आप समझ गए कि उसका वो किसी ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर बन गया, या किसी में कम हो गया, या किसी में शेयर होल्डर बन गया पहले नहीं था, है ना, या किसी पार्टनरशिप में पार्टनर बन गया, कुछ भी हुआ, तो उसके इंटरेस्ट चेंज होने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग पड़ रही है, वैसे कंपनी की 5th बोर्ड मीटिंग है लेकिन इंटरेस्ट चेंज होने के बाद उसकी पहली बोर्ड मीटिंग है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि उसके इंटरेस्ट में क्या चेंज आया। तो ये हो गया जी खत्म। तो ये तब देना है। ठीक है जी, तो 3 जगह देना है। आपको समझ आ गया 3 जगह कब कब देना है। आगे बढ़ो, और आगे क्या कहता है, नोट क्या कहता है, फॉर्म एमबीपी 1 इज फॉर इंटरनल रिकॉर्ड्स, लिखा है यहां पे एमबीपी 1 इंटरनल रिकॉर्ड्स के लिए ऑफ द कंपनी ओनली, नॉट फॉर फाइलिंग टू आरओसी। आरओसी को फाइल नहीं होता, मैंने ये भी लिख दिया। कंपनी, और एक चीज और, ऐसा नहीं कि आपने कंपनी को फाइल करा तो कंपनी उस एमबीपी 1 को आग लगा देगी, रद्दी में बेच देगी, नहीं। कंपनी को उस एमबीपी 1 को जिस साल डायरेक्टर ने फाइल करा तब, और उसके बाद 8 साल तक सेव करके रखना है, उसके आगे वाले 8 साल तक अपने अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखना है। उसके बाद कंपनी आग लगाना चाहे तो लगा दे, लेकिन जिस साल डायरेक्टर ने कंपनी को सबमिट करा उस साल और उसके आगे वाले 8 साल तक कंपनी को अपने पास प्रिजर्व करके रखना है उस एमबीपी 1 को। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 184 सबसेक्शन 1। तो 184(1) के अंदर जब भी आपका, अब हमको समझ आ गया एमबीपी 1 में देना है, इन एंटिटीज में कोई भी आपका इंटरेस्ट है तो आपको कब कब डिस्क्लोजर है 3 जगह। पहला, जब आप डायरेक्टर बने उसके बाद की पहली बोर्ड मीटिंग में। दूसरा, हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग में। तीसरा, जब आपके इंटरेस्ट में कोई चेंज आया उसके बाद वाली पहली बोर्ड मीटिंग में आपको डिस्क्लोजर देना है। किस फॉर्म में देना है, एमबीपी 1 में, और आरओसी को फाइल होता है, इंटरनल रिकॉर्ड में रखा जाता है, और कंपनी इसको प्रिजर्व करके रखेगी जिस साल आपने फाइल करा उस साल और उसके आगे वाले 8 सालों तक। फिर नेक्स्ट आता है जी, अब आती है बात सेक्शन 184 टू एडहॉक डिस्क्लोजर, इसको हम बोलते हैं। ये वाला चार्ट मैंने बोला ना, ये चार्ट बना लेना, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। और वो जो नीचे मैंने अपने हाथ से बनाया वो भी बना लेना, ये मैंने पहले बना के रखा था ताकि तुम्हारा वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो। अब आता है सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 एडहॉक डिस्क्लोजर। इसको हम ऑन केस टू केस बेसिस भी बोलते हैं, मतलब आपको हमेशा नहीं देना, जैसे इधर था ना हर साल देना है, इंटरेस्ट चेंज होने पे देना है, इधर ऐसा नहीं। सिर्फ आप जब किसी पर्टिकुलर, आपकी कंपनी में कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी कर रही है किसी से, और आपका उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, या आपका किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो आपका जब जो इंटरेस्ट है आपको सिर्फ तभी डिस्क्लोजर देना, वरना नहीं देना।
तो जैसे एडॉक डिस्क्लोजर ऑन केस टू केस बेसिस, एवरी डायरेक्टर इंटरेस्टेड इन एनी एग्जिस्टिंग और प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी भी डायरेक्टर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है किसी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में, प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट में, एग्जिस्टिंग मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का चल रहा है और आपका उसी में कोई इंटरेस्ट है, या कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली आपका उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है, या तो किसी कंपनी के साथ या किसी फर्म के साथ या किसी एंटिटी के साथ। मान लो ऐसा हो सकता है ना कि मैं डायरेक्टर हूं, मेरी खुद की लैंड है और मैंने किसी पार्टनरशिप फर्म के नाम से वो लैंड ली हुई थी, मतलब मेरी खुद की एक पार्टनरशिप फर्म भी है, मैंने पार्टनरशिप फर्म के नाम से वो लैंड परचेज करी हुई थी, और मेरी कंपनी वो मेरी पार्टनरशिप फर्म से मेरी ही लैंड परचेज कर रही है, तो मेरा उसमें खुद में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो मेरे को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो वो कह रहा है लिखा ना बॉडी कॉर्पोरेट के या फर्म और एंटिटी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज अंडर सेक्शन 184(2)A या अंडर सेक्शन 184(2)B। अच्छा, अगर आपका देखो, अगर आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और आपका उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, अगर दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कर रही है तो 184(2) के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना पड़ेगा 2A। और अगर आपकी कंपनी किसी फर्म के साथ या किसी एंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रही है आपका उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो 184(2)B के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली 184(2) में देना है ना। ऑलरेडी इंटरेस्ट देने के लिए कोई फॉर्म नहीं है, प्लेन पेपर पे दे सकते हो। और इवन इफ ही हैज ऑलरेडी गिवन डिस्क्लोजर फॉर सच बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म अंडर सेक्शन 184(1), देखो 184(1) के डिस्क्लोजर्स वगैरह कोई लेना देना नहीं है, कह रहा भले आप 184(1) वाला डिस्क्लोजर दे चुके हो, वो तो जनरल डिस्क्लोजर था, वो तो आपको असल देना ही था, कह रहा स्टिल आपको ये वाला डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है, सिर्फ तभी देना होता है जब आपका उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट होता है। एंड डिस्क्लोजर देने के बाद आप उस मीटिंग, उस आइटम में, बोर्ड मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करोगे अगर वो पब्लिक कंपनी है तो। मैंने बोला ना, अगर प्राइवेट कंपनी है तो डिस्क्लोजर देने के बाद पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन अगर वो पब्लिक कंपनी है तो डिस्क्लोजर देने के बाद पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बात समझ आ गई ना? ये आपको बात समझ आ गई है। और इंटरेस्ट कैसा होता है वो मैंने तुम्हारे को बता ही दिया, और ये तुम्हारे को मैंने बता दिया कि दोनों केस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और डिस्क्लोज करने के बाद वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पक्का पक्का पक्का। अब हम इसको बुक से पढ़ना शुरू करेंगे, चार्ट बना लेना, ठीक है जी? ठीक है जी, अब पढ़ना शुरू करते हैं बुक से, अब चार्ट बना लेना।